हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी सिलेबस को कैसे मैनेज करें और 2025 तक की टाइमलाइन क्या होगी, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम प्रीलिम्स का पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमारा मेंस रह गया है। जब मेंस का कवर करो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी बैलेंस करना है, करंट अफेयर को भी बैलेंस करना है, तो सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट भी लगाने होंगे, टेस्ट के साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके होलिस्टिक वे में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आप सस्टेनेबल वे में पढ़ाई करें। जैसे हम बोलते हैं ना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, उसी तरीके से सस्टेनेबल रूटीन भी होना चाहिए जो आपको सस्टेन कर सके। क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, एक मैराथन है। लॉन्ग टर्म आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है काफ़ी लंबी जर्नी के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी की गाइडलाइन देख लेते हैं। तो यूपीएससी बोलता है कि जो सिलेबस है वो पीरियोडिकली रिवाइज होता रहता है, तो आप हमेशा लेटेस्ट सिलेबस अपने पास रखें। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है और उस हिसाब से फिर हम अपनी प्रिपरेशन प्लान करेंगे। तो देखिए, आपका जो प्रीलिम्स है वो 25 मई को है, और उसके बाद आपका मेंस है वो 22 अगस्त से, यानी 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा 2025 में। तो ये ऑफिशियल कैलेंडर है यूपीएससी का। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास कितना टाइम है। अब हम देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला, आपके पास कितना टाइम है। दूसरा, आपकी इफ़िशियंसी क्या है। ये दोनों ही चीज़ बहुत क्रूसियल है, टाइम और एफिशिएंसी। टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब आपको देखना होगा कि कितना टाइम है और क्या क्या चीज़ें करनी है। इफ़िशियंसी इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को 1 घंटे में पढ़ के चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन एक बार वो समझ जाते हैं तो फिर वो मतलब उनको हमेशा याद रहती है। तो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के टाइम। जैसे कि आप सबसे पहले अपने आप को जानो, मतलब आपकी इफ़िशियंसी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ने पे कितना कवर कर पाते हो, कितने पेजेस पढ़ पाते हो अच्छे से समझ के। उसके बाद आपको एग्ज़ाम को जानना है कि एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद जो भी आप रिसोर्सेज रेफ़र करो, हमेशा ऑथेंटिक रिसोर्सेज हों, मतलब कि वहाँ पे कोई गलती होने की उतनी गुंजाइश ना हो। उसके साथ ही साथ आपको पेशेंस होना होगा, और कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 1 घंटे का बनाओ, 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ या 5 घंटे का, आप ये ध्यान दो कि आप डिसिप्लिन वे में उसे क्या पूरे साल भर फॉलो कर पा रहे हो। देखिए, 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो उससे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ आ जाता है इवेंट, तो आपका जो टाइम टेबल है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर सके, ये भी आप ध्यान दो। तो चलिए, इस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं अपना टाइमलाइन। तो देखिए, आपका जो प्रीलिम्स है वो 25 मई को है और 22 से मेंस स्टार्ट है। तो अभी अगर हम अपना टाइम टेबल 25 अगस्त से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे 1 वीक का टाइम है हमारे पास अगस्त में। उसके बाद सितंबर है, फिर अक्टूबर है, देन नवंबर और दिसंबर। तो ये सारा आपके पास टाइम है 2024 में। देन 2025 में जनवरी है, फेबररी है, मार्च है, अप्रैल है। मई को मैंने अलग रखा है। ये क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स जो है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है, और टफ इसलिए भी है क्योंकि ये जो है, यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड है, एक तरीके से समझिए। आपको मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, तो आपको अपना ट्राई बेस्ट करना है कि एकदम यहाँ पे बिल्कुल भी आप मतलब हार मत मानो, एकदम क्वालिफाई करना ही है, मतलब करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है जहाँ पे आप पूरी तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस, जिससे कि आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सको, रिवाइज करोगे और कुछ भी नहीं। तो ये पूरा महीना हमने सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखा है, ताकि प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पे देख लेते हैं, 2024 में आपके पास 129 डेज हैं। देन 2025 में 120 दिन है। टोटल मिला के अगर एवरेज देखें 249, अगर हम अपनी सुविधा के लिए 250 मान सकते हैं कि इतने दिन हैं आपके पास जिसमें आपको अपना टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करना है। तो अब देख लेते हैं कि टाइम आपने देख लिया, अब आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो देखिए, आपके पास ये ध्यान देना है कि
अभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कितना है, उस हिसाब से अभी आपको मेंस का सिलेबस कवर करना होगा। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो है आपको 80 डेज मिलेंगे, यानी कि 25 मई से 22 अगस्त के बीच में 80 डेज आपको मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मेंस का सिलेबस ज़्यादा, मतलब मोर देन क्या बोलते हैं, हाफ से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे कम से कम आप कोशिश करो 3/4 सिलेबस जो है वो यहाँ पे मेंस का आपका कवर हो जाए ऑलरेडी। देन अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास मेंस के लिए कितना टाइम है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि उसको एडजस्ट कैसे करना है। तो देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पे इस चारों मंथ और प्लस एक जनवरी का मंथ, इन सभी मंथ में हम क्या करेंगे, मेंस और ऑप्शनल फोकस होके प्रिपरेशन करेंगे। जब भी आप मेंस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन करेंगे, खास तौर से जो मेंस में जीएस है, तो आपका प्रीलिम्स भी मतलब साइड बाय साइड हमेशा होता रहेगा जीएस के साथ। ऐसा नहीं है कि मेंस एकदम आइसोलेटेड है या प्री को एकदम आइसोलेटेड है, दोनों एक सिंक में चलते हैं। तो यहाँ पे मिली जुली प्रिपरेशन है, उस पे आपको ध्यान देना है। देन फरवरी से आप क्या करोगे, पूरी तरीके से प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाओगे और प्रीलिम्स फोकस होके सिर्फ इसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। तो ये तो हो गया हमारा मेन। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आप क्या क्या चीज़ें करोगे। तो करंट अफेयर आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार। मतलब ये हमेशा आपका रूटीन का पार्ट रहेगा, क्योंकि करंट इवेंट्स तो हमेशा ही होते रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ये आपके शेड्यूल में इंक्लूडेड हो। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पे। तो एक होते हैं जो बिगनर्स होंगे अभी प्रिपरेशन में, और दूसरे हैं जो बिगनर्स नहीं हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके साथ ये है कि उन्हें चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बेस बनाने में ना, अपना मतलब वो बिल्ड कर सके एक बेस, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से उन्हें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे अपना प्रिपरेशन में, और इफ़िशियंसी जो है यहाँ पे उस पे भी फोकस करें कि चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो अब हम सीधा अपना एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार एग्ज़ाम की स्कीम को समझ लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स और मेंस होता है, वैसे जनरली बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग को जिनको नहीं पता होगा। तो प्रीलिम्स में क्या है, आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और मेंस में भी आपके 7 पेपर्स हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे एक पेपर ए जो है कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में है वो, और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का होगा। 300 मार्क्स के पेपर्स होंगे मेंस में, ये क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट आपकी बाकी जो पेपर्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि आपका ऐसे होगा, उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो टोटल यहाँ पे ये सारे आपके पेपर्स होंगे, और देन आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा 275 मार्क्स का, और ओवरऑल 2025 मार्क्स का यहाँ पे आपका पूरा ओवरऑल आपको मार्किंग की जाएगी उसमें से, जिस हिसाब से आप की रैंक डिसाइड होगी कि आपको कौन सा कैडर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप पहले एग्ज़ाम की स्कीम को समझो और उसके बाद देखो कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जीएस में हमें पढ़ना है यहाँ पे इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। और जनरल स्टडीज़ 2 में हमें पढ़ना है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को हम साथ में रखेंगे, देन गवर्नेंस अलग, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। और पेपर 4 में टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। और फोर्थ जो आपका पेपर है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे टाइम टेबल या शेड्यूल किस तरीके से होगा। डेली शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद हम मंथली डिसाइड करेंगे। तो डेली आपको मतलब क्या करना होगा कि आप जीएस भी करो, ऑप्शनल भी करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो, आपका टेस्ट भी हो, करंट अफेयर हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आपको क्या करना है, मेनली स्टडी करनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है।
तो आप वीक डेज पे अपनी पढ़ाई करो, यानी मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करो। देन सैटरडे आप प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या फिर टेस्ट की प्रैक्टिस। और संडे आप क्या करो, रेस्ट। क्योंकि देखिए अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पूरा मतलब अपने आप को इस पूरी जर्नी में कैरी ऑन कर सके। संडे को आप क्या कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पसंद हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है, या फिर संडे को आप ये भी कर सकते हो कि किसी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। मतलब किसी भी आज के करंट इवेंट को उठा लो और आप मल्टी डायमेंशनल वे में सोचो कि मतलब क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे चीज़ें काम कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से भी ये काफ़ी मतलब फ़न एक्टिविटी है। तो अ, मुझे काफ़ी पसंद है इस तरीके से। तो हो सकता है कि अगर आपकी भी ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको पसंद हो, तो आप वो कर सकते हो, या फिर कहीं घूमने जाना या कुछ भी, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके और पूरे वीक आप कॉन्सेंट्रेट वे में पढ़ाई कर सको। तो जितना यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है उतना ही रेस्ट भी ज़रूरी है। तो ये हो गया कि हम डेली किस हिसाब से चलेंगे। अब हम पूरा देख लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल किस हिसाब से होगा। तो सितंबर में आपको क्या करना है, जीएस पॉलिटी से स्टार्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉलिटी से इसलिए स्टार्ट किया है, और जो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है ना सब्जेक्ट का, उसका एक रीज़न है कि आपको इसी ऑर्डर में क्यों पढ़ना है। जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको करंट में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों का आइडिया होगा। पॉलिटी एक बार क्लियर हो गई तो न्यूज़पेपर भी आपको समझ में आने लगेगा। पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस क्लियर होने से मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है न्यूज़पेपर का, वो या तो पॉलिटी के अराउंड होगा या फिर गवर्नेंस इशू होगा। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इन सब चीज़ों को समझे। करेंट अफेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें होती हैं। तो एक बार जब आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे, तब आप मतलब और सब चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे। इसलिए मैंने प्रायोरिटी पे यहाँ पे GS2 के पॉलिटी के सब्जेक्ट को रखा है, और इसी तरीके से ऑर्डर को ऑर्गेनाइज किया है। तो आप GS पॉलिटी 2 का सिलेबस करो। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, पार्ट 1, पार्ट B। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरली आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 होगा जिसमें A B करके 2 पार्ट होंगे। फिर उसी तरीके से पार्ट 2 होगा, वहाँ भी A B करके 2 पार्ट होंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड है यूपीएससी का। तो पार्ट 1 का पार्ट A जो है वो आप सितंबर पूरे महीने चलेगा आपका। करेंट अफेयर मंथली मैगजीन अप्रैल से आप स्टार्ट करो, अप्रैल और मई की। तो ये आपकी चलेंगी पूरे मंथ। बाकी जो जीएस वाला सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है यहाँ पे, ये जीएस के लिए है कि 25 दिन जो है, 25 डेज, वो आप क्या करोगे, जीएस के सिलेबस को पढ़ोगे। और फिर नेक्स्ट 25 डेज ये जीएस, बाकी पूरे महीने आपका ये पूरा चलेगा, लेकिन जीएस के लिए पर्टिकुलरली आपको 25 डेज देने हैं। और उसके बाद अक्टूबर में 25 डेज देने हैं जीएस के लिए। यहाँ पे मैंने डेट भी लिख दिया है, 15 से 18 सितंबर तक जीएस चलेगा आपका। क्योंकि सॉरी 25 से 18 25 से, क्योंकि हमने अपना टाइम टेबल स्टार्ट किया है। और अक्टूबर में भी फिर 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो जीएस का पार्ट है वो चलेगा। और बाकी ऑप्शनल जो है करंट अफेयर है, वो पूरा मंथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट नवंबर में आपको क्या करना है, पॉलिटी के बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी इसलिए कवर करना है पहले क्योंकि देखिए एक बार आपका मैपिंग वाला एरिया क्लियर हो जाएगा ना, तो जब भी आप कुछ पढ़ोगे कहीं भी, मतलब हिस्ट्री भी अगर इसके बाद अगर आप पढ़ोगे कि यहाँ से ये रिवर है या कुछ भी है, तो आपको चीज़ों को रिटेन करने में आसानी होगी। तो एक बार पॉलिटी और ज्योग्राफी प्रायोरिटी में क्लियर होने चाहिए आपका। और ज्योग्राफी के साथ ही आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट पढ़ना है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पे सिमिलर हो जाता है ज्योग्राफी के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को साथ में ही पढ़ लेना है नवंबर में। और दोनों को मिला के यहाँ पे GS1 GS2 को आपको यहाँ पे 35 डेज देने हैं, 14 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। बाकी पूरा नवंबर आपका जनरली किस हिसाब से चलेगा, आप ऑप्शनल करोगे पूरे महीने, और करंट अफेयर ये 2 मंथ का पूरे महीने। और जीएस के लिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर डेट लिख दी है ये ब्लू पेन से। देन दिसंबर में आप क्या करोगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर करोगे।
तो ये आपका यहाँ पे जीएस जो है इसका टाइम होगा 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 28 डेज आपके पास रहेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट करने के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि वो मेंस में जनरली पूछे जाते हैं। तो अभी आप जीएस के ये वाले पार्ट कर लोगे, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों में यहाँ पे हेल्प मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर और उसके साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर ये पूरे मंथ चलेगा आपका। दिसंबर के बाद अब हम आ जाते हैं जनवरी में। तो देखिए दिसंबर का यहाँ पे आपके पास टाइम बच गया था, है ना, 16 दिसंबर से 5 जैन तक। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये जीएस का जो फोर्थ पेपर है आपका एथिक्स का, ये कर लो आप इतने टाइम में। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट जो मंथ के हिसाब से चल रहे थे, जैसे कि ऑप्शनल आपका पूरे मंथ चल रहा था, पार्ट 2 का पार्ट बी करेंट अफेयर का चल रहा है अक्टूबर नवंबर की मैगजीन, तो ये पूरे मंथ चलेगा वैसे ही। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके 4 महीने हैं, मतलब सितंबर में आप ऑप्शनल का पार्ट 1 का यहाँ पे पार्ट 1 जो है आपका ऑप्शनल का, उसका पार्ट ए हो जाएगा, अक्टूबर में पार्ट 1 का पार्ट बी हो जाएगा, देन नवंबर में पार्ट 2 शुरू करोगे उसका पार्ट ए, देन दिसंबर में पार्ट 2 का पार्ट बी। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होगा कि 4 महीने में पूरा ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जा रहा है। और जीएस के सारे सब्जेक्ट लगभग 5 जनवरी तक आपके जीएस के चारों सब्जेक्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से पूरे हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्री के टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो संडे संडे को, या फिर आंसर राइटिंग भी कर सकते हो सैटरडे को। आंसर राइटिंग में आप जो भी आप यहाँ पे टॉपिक कवर करोगे उसी से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। और एक दो भी आप क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हो ना, तो वो हैबिट डेवलप करता है वहाँ पे। मतलब मतलब एक जो बोलते नहीं है कि कम से कम स्टार्ट करो, ब्रेक द आइस काइंड ऑफ चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जनवरी तक आपका यहाँ पे जीएस हो चुका रहेगा, ऑप्शनल हो चुका रहेगा, मंथली मैगजीन आपकी पूरी यहाँ पे हो चुकी रहेगी। फेब्रुअरी से आप स्टार्ट करोगे फेब्रुअरी मार्च में प्री फोकस्ड अप्रोच। तो देखिए जनवरी में आपने क्या करना है फर्दर, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पूरी मतलब 5 जनवरी के बाद, क्योंकि 5 जनवरी तक आप एथिक्स करोगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स करो। और ऑप्शनल जो है उसको रिवीजन और कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट करने का क्या मतलब है कि अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं वैल्यू एडिशन के लिए मेंस में, तो वो आप कर सकते हो रिवीजन करते समय। और करंट अफेयर जो है यहाँ पे दिसंबर मंथ की करनी है आपको। तो इकोनॉमिक्स जनवरी में आपको इसलिए करना है क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी में ही आपका इकोनॉमिक सर्वे आना शुरू हो जाएगा, बजट आना शुरू हो जाएगा। और अभी आपने अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इकोनॉमिक्स का, तो इसके बाद फरवरी में जो करंट अफेयर है उसको आप के लिए एड ऑन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ में हम आ जाते हैं फरवरी में। फरवरी में आप पूरी तरीके से प्री फोकस हो जाओगे। प्री फोकस होने के बाद आप क्या करोगे, जो बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे आएगा, क्योंकि आपने जनवरी में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है तो उसको कवर करो साथ में। देन आप अपनी टेस्ट सीरीज लगाओ और सी सेट स्टार्ट कर दो। आप यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और प्री पर्सपेक्टिव से कौन से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। और मंथली मैगजीन यहाँ पे जैन की करनी है। तो ये आपका फेबररी होगा। फिर मार्च में आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, सी सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना है। आपका अच्छा भी है ख़राब भी है तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप स्टार्ट कर दो। जो भी टॉपिक आपको टफ लगे उसको प्रिपेयर करो। देन आप टेस्ट दोगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और करंट अफेयर यहाँ पे फेब मंथ की। अप्रैल में क्या करोगे, आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी करोगे। देन सी सेट आपका है ही, टेस्ट सीरीज चलेगा, करंट अफेयर चलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्री फोकस हो जाना है। टेस्ट सीरीज लगानी है प्री के लिए। जो चीज़ें आपने क्योंकि जीएस में पढ़ रखी हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगी, ईजिली आप चीज़ों को टैकल कर लोगे। तो आपको रिवाइज करना है और प्री पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करनी है। देन मई में आपको क्या करना है, टेस्ट नहीं लगाना है। देखिए क्या है कि आपने अभी तक काफ़ी टेस्ट लगा लिया है 3 महीने। अब
मई में आपको क्या करना है, यूपीएससी के जो पर्टिकुलर जोन में आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूपीएससी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, सी सेट पढ़ो। और रिवीजन आपका दो पार्ट में होगा, करंट और जीएस। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 3/4 जीएस के लिए दे रहे हो तो 1/4 करंट के लिए। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करोगे मई में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम जैसा भी जाए, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। इस तरीके से अगर आपने टाइम टेबल फॉलो किया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। 2-4 दिन आप रिलैक्स होने के लिए लो। उसके बाद आपके पास 80 डेज़ हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जो रह गई थी मेंस में, जैसे कि हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस रह गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री रह गया था, जीएस 3 में आपका सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसका वो वाला पार्ट रह गया था। तो इसके लिए मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 15 डेज़ लग सकते हैं, नहीं तो 10 डेज़ भी इनफ है कंप्लीट करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे और मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो उस बेसिस पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे मेंस के लिए, क्योंकि देखिए आपका ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं। आपने जीएस प्रिपेयर कर लिया है, ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया, तो आप रिवाइज करो। और बस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। मतलब आंसर राइटिंग जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, और करेंट अफेयर्स ऐड ऑन करते रहो, और वैल्यू एडिशन शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। देखिए, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी नहीं है, अपने मतलब बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स को। थोड़ा बहुत जो मतलब आपको लगे कि हाँ हम सच में इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसी चीज़ों का शॉर्ट नोट बना सकते हो, क्योंकि आपको आंसर वहाँ पे लिखने हैं तो थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको ताकि तुरंत याद आ जाए एग्ज़ाम में, जिसे आप डायरेक्टली एसए में यूज़ कर सकते हो, जीएस में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 5 डेज़ का तो उसमें बहुत कम गैप मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करके माइंड में एकदम फिट कर लेनी है इस वक्त। तो और कोशिश करनी है कि नई चीज़ें उतनी फोकस नहीं करनी है। मतलब अगर एक दो वैल्यू एडिशन पॉइंट है तो चल जाएगा, बट नए रिसोर्स पढ़ना, नया मटेरियल, ये सब नहीं करना है। ये सब पहले से ही शॉर्ट आउट करके रख लिया है आपने, जब आपने मतलब सितंबर अक्टूबर में प्रिपरेशन की थी। उसके बाद अगस्त में आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अपना मेंस लिखो, जो कि 22 अगस्त से होगा। तो ये पूरा आपका टाइमलाइन है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। इसमें आपका सब कुछ पूरा हो रहा है, आपका जीएस पूरा हो रहा है, आपका ऑप्शनल पूरा हो रहा है, आपका टेस्ट भी हो रहा है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जा रही है, उसके साथ ही साथ करंट अफेयर भी हो जा रहा है यहाँ पे आपका। तो जीएस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर, ऑप्शनल भी हो जा रहा है आपका, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं इस टाइम टेबल में। यहाँ पे जब भी आप अपने लिए टाइम टेबल बनाओ तो आप कोशिश करो वहाँ पे कुछ ऐसे 1-2 फ्री डेज हो, मतलब जो जैसे कि क्या हो, कि अगर मान लीजिए कुछ शौक आ जाता है, जैसे हमेशा एक्सपेक्टेड चीज़ें तो चलती नहीं है लाइफ में, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो शौक एब्जॉर्बर टाइप ऑफ वो टाइम आपके लिए काम करे, जिससे आपका जो रूटीन है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूँ, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि इन सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसे अच्छे से डिकोड करूँ, जिससे और उसके साथ ही साथ क्या क्या रिसोर्सेज हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सिलेबस के लिए, वो भी बताने की कोशिश करो, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी हो और आप पढ़ाई स्टार्ट कर सको अच्छे से। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट में मुझे फीडबैक दें। एंड आई विल रेस्ट इट नाउ, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।